हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। हम लोगों ने न्यूमेरिकल नॉकआउट सेशन शुरू किया है, उसकी एक सीरीज़ शुरू की है। आप में से बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं और सजेशंस भी मिल रहे हैं कि किस चीज़ के ऊपर हम अगला वीडियो बनाएं अपना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सजेशन दिए थे कि हम आरडीटी को शामिल करें न्यूमेरिकल नॉकआउट सेशन में। तो आज के वीडियो में हम लोग जो आरडीटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के आए हैं। तो आरडीटी के क्वेश्चंस में मेरा मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का अच्छा है और आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में अच्छे से समझते हैं तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, डाइजेशन कैसे होता है, पार्शियल डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, अगर इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि आपको साथ साथ में समझाता चलूँ कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के आप बेहतर कमांड कैसे ला सकते हैं। क्वेश्चन को तो करेंगे ही, साथ में ये भी सीखेंगे कि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेहतर अप्रोच कैसे ले सकते हैं और एक बेहतर डायग्राम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किसी भी क्वेश्चन में आरडीटी के बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक आप उसको ठीक से नहीं बनाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलें कि इफ़ यू आर, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है यू आर इंसर्टिंग अ जीन ऑफ 2 kb लेंथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो जीन का जो साइज़ दिया हुआ है या जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं उसका साइज़ दिया हुआ है 2 kb। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दी हुई है वो वेक्टर का साइज़ दिया हुआ है। वेक्टर का साइज़ दिया हुआ है 3 kb। वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 kb लेंथ है वेक्टर की। एंड जब आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा रहे हैं वेक्टर के अंदर तो एक फ्यूजन जीएसटी फ्यूजन प्रोटीन ऑटोमेटिकली बन के निकलेगा। द जीन इज़ बीइंग इंसर्टेड एट द EcoR1 साइट। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आपको फॉलो करना है और EcoR1 से कट करके उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देना है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आप इंसर्ट अपने वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं उसमें भी एक हिंट 3 की साइट है और हिंट 3 की साइट 500 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम मौजूद है फर्स्ट कोडॉन के, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग कोडॉन है उससे 500 kb डाउनस्ट्रीम की तरफ है। अब किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे ये देखते हैं। अब इसके अलावा ये भी दिया गया है कि हमें अलग अलग डबल डाइजेशन कर रहे हैं हम अलग अलग एंजाइम से। तो सबसे पहला जो एंजाइम कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो है हिंट 3 प्लस BAM-H1, उसके साथ डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर भी हिंट 3 प्लस BAM-H1 H+B करके दिया हुआ है और डाइजेशन करने के बाद कौन से आपके बैंड्स मिल रहे हैं, आप क्योंकि रन कर रहे हैं उसको जेल के ऊपर तो कौन से बैंड्स मिल रहे हैं वो भी आपको पता है, दिया हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड एंजाइम कॉम्बिनेशन आपको दिया जा रहा है वो हिंट 3 प्लस PST1 का है H+P, तो इसका भी आपको डिटेल दिया हुआ है H+P करके। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C और D। इसमें आपको डिटरमाइन करना है कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप सही से इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा जो बैंडिंग पैटर्न है वो आपके लिए सही होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं इसी डायग्राम का इस्तेमाल करके अपना एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि हम बेहतर ढंग से इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमने ये एक बना लिया प्रमोटर। प्रमोटर से हमें कोई ख़ास मतलब नहीं है बट ये बन गया मेरा प्रमोटर और प्रमोटर के जस्ट बाद हमारा मौजूद है GST। ठीक है, GST हो गया। अब एक बात और देखिए कि GST के यहाँ पे अब देखें तो ये BAM-H1 की साइट है, लेकिन BAM-H1 की साइट के जस्ट बाद हमारी EcoR1 की साइट है। इसी से हमें अपना जो वेक्टर है उसको डाइजेस्ट किया है और इसके ठीक बाद हमने अपना जो ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट किया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो साइज़ हमें दिया गया है वो है आपका कितना दिया हुआ है 2 kb दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेंशन भी है 2 kb दिया हुआ है। तो 2 kb का हम अपने यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट करा दे रहे हैं। तो ये मैंने लगभग ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया और इसकी साइज़ भी दे रखी है, ये है 2 kb और क्या चीज़ है ये हमारा, दिस इज़ माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा
इस जीन ऑफ इंटरेस्ट जब आपने इंसर्ट कर दिया, इसके ठीक बाद अब ये वाली साइट भी तो बनानी पड़ेगी। दिस साइट, ये साइट कौन सी है? ये साइट PST1 साइट है। कौन सी साइट इसको बोल रहे हैं? ये साइट हो गई आपकी PST1 साइट, PST1 साइट, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने इको R1 से कट किया है और इको R1 की साइट के जस्ट बाद आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये जो PST1 जो साइट है वो बाद में आ जाएगी। तो ये इस तरीके की कहानी हुई। अब हमें आगे देखना है कि ये भी बताया गया था कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, और वो रेस्ट्रिक्शन साइट कौन से एंजाइम की है? वो HIND3 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से HIND3 की एक रेस्ट्रिक्शन साइट बना देते हैं, और यहाँ पे कहीं कहीं, तो ये किस चीज़ की साइट हो गई भाई? ये हो गई HIND3 की रेस्ट्रिक्शन साइट। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हो गई मेरी HIND3 की रेस्ट्रिक्शन साइट। और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ था कि स्टार्ट साइट से यानी कि फर्स्ट कोडॉन से 500 KB की दूरी पे, 500 बेस पेयर सॉरी की दूरी पे आपकी जो HIND3 की साइट ये है। तो दिस इज़ 500 बेस पेयर। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और अब इसके बाद बोल रहा है कि डबल डाइजेशन करना है। तो एक काम करता हूँ, पहले डबल डाइजेशन करने के प्रोसेस से पहले क्यों ना इसको कॉपी कर लिया जाए, ताकि हम बार बार हमें ड्रॉ करने के झंझट से बचना हो, ठीक है। अब मैं इसी को अगले पेज पे पेस्ट भी कर देता हूँ, ताकि हमें दोबारा बनाने में टाइम ना बर्बाद करना पड़े, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको डबल डाइजेस्ट करना है। तो डबल डाइजेशन का सबसे पहले काम अगर हम लोग देखें तो ये कह रहे हैं डबल डाइजेशन करिए, लेकिन सबसे पहले HIND3 और BAM-H1 के साथ करना है। तो पहला केस अगर हम लोग देखें तो HIND3 और BAM-H1 के साथ, तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसको। तो सबसे पहला केस HIND3 और BAM-H1, मैं फॉन्ट या HIND3 प्लस BAM-H1 के साथ डाइजेशन करना है। अब अगर आप HIND3 और BAM-H1 के साथ डाइजेशन करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए, मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किधर कटेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक तो कटेगा इधर HIND3 BAM-H1 पे, एक तो यहाँ पे कटेगा इस जगह पे, क्योंकि ये साइट आपकी किस तरह की साइट है? HIND3 की साइट है। और दूसरा कटेगा यहाँ पे BAM-H1 की साइट है। इस दोनों जगह कटेगा। अगर इन दोनों जगह पे कटेगा तो ये जो फ्रैगमेंट का साइज़ मिल रहा है आपको, वो कौन सा फ्रैगमेंट का साइज़ मिलेगा? किस चीज़ का साइज़ मिलेगा? तो आप देख सकते हैं, एक तो मिलेगा ये 500 बेस पेयर का साइज़, 500 बेस पेयर का साइज़, 500 बेस पेयर का साइज़ मिलेगा। और अगर हम लोग देखें तो दूसरी चीज़ क्या मिलेगी? अब ऑब्वियसली आपका जो टोटल साइज़ है, टोटल साइज़ कितना है? वेक्टर और जीन का, जीन ऑफ इंटरेस्ट का टोटल कर दीजिए, वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 यानी कि 5 KB। अब 5 KB में से अगर हम लोग 0.5 KB हटा दें, क्योंकि ये 0.5 KB ही तो हुआ, 0.5 KB अगर आप हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 4.5 KB मेरा बाकी का जो बचा हुआ बैंड होगा वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे मुझे 2 बैंड मिलने चाहिए, 2 बैंड्स मिलने चाहिए इस केस के लिए, और एक बैंड होना चाहिए आपका 0.5 KB के अराउंड, और दूसरा बैंड होना चाहिए हमारा 4.5 KB के अराउंड। ये मेरे हिसाब से आपका, जब आप HIND3 प्लस BAM-H1 से क्लीवेज कर रहे हैं तो ये कहानी आपकी होनी चाहिए। तो जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो अगर हम लोग HIND3 और BAM-H1 के केस में ए वाले को देखें, तो ए वाले के केस में हमें कहीं पर भी 0.5 KB का तो बैंड दिख नहीं रहा। तो HIND3 और BAM-H1 से कट करने पे 0.5 KB का नहीं दिख रहा, तो दैट मीन्स ए तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखें बी में HIND3 और BAM-H1 पे यहाँ पर भी 0.5 KB का नहीं मिल रहा, क्योंकि ये 0.5 KB या 500 बेस पेयर का दिया हुआ है। सी में देखिए, यस, सी में हमें यहाँ पे बैंड दिख रहा है HIND3 और BAM-H1 का। एक बैंड तो 0.5 KB पे दिख रहा है, और दूसरा बैंड रहा ये, और ये बैंड कितने KB का है? आप इसको अगर मिलाने की कोशिश करें तो रफली ये 4.5 KB मेरा बैठ रहा है। तो ऑब्वियसली ये तो बात बन गई कि सी हमें HIND3 प्लस BAM-H1 से जो पहला क्लीवेज है वो तो हमें नज़र आ रहा है कि सही है सी के हिसाब से। दूसरा क्लीवेज भी क्यों ना करके देख लिया जाए। तो मैं यहाँ पे सेकंड क्लीवेज के लिए भी पेस्ट कर देता हूँ, हमें टाइम बचेगा हमारा। ये हुआ। अब सेकंड क्लीवेज हमें किससे करना है ये भी देखें।
तो सेकेंड क्लीवेज करना है आपको HindIII प्लस PST1 से। तो जल्दी से देखते हैं HindIII और PST1। अब अगर आप PST1 से क्लीव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लीवेज होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए मैंने टर्मिनेशन सीक्वेंस बनाया नहीं है क्योंकि मेरे को काम नहीं था, बट चलिए हम बना देते हैं इसके आगे टर्मिनेटर सीक्वेंस भी। टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर हो गया और यहाँ पर भी टर्मिनेटर लगा दीजिए। टर्मिनेटर यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो और मेन जो डायग्राम है इसमें भी लगा दीजिए टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है। चलिए अब हमसे कहा जा रहा है कि PST1 और आई बिलीव HindIII से बोला है, हाँ जी, HindIII और PST1 से क्लीव करिए। तो चलिए ये बी वाला ऑप्शन देखते हैं, HindIII प्लस PST1 से क्लीवेज करिए। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया, PST1 पे आपने क्लीव किया तो इधर कट कर दिया, और HindIII पे क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे कट हो गया, यानी कि ये हिस्सा जो है ये हमारा कट के निकलेगा। तो ऑब्वियसली जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 KB। अब 2 KB में से 0.5 KB तो इधर की तरफ है, ये है 0.5 KB। तो अगर हमसे कोई पूछे कि HindIII और PST1 से कट करने पे इसका साइज़ कितना है, तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है, 2 KB माइनस 0.5 KB, ठीक है ना। 2 पूरा साइज़ है जीन ऑफ इंटरेस्ट का, जिसमें 0.5 हटा दें तो आ जाएगा आपका 1.5 KB। तो एक तो ये बैंड मिल गया। अब दूसरा ऑब्वियसली जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्लस वेक्टर, इसका साइज़ अभी हम लोगों ने क्या कहा था, इससे पीछे हम लोगों ने कहा था इसका साइज़ मिला करके कुल मिला करके 5 KB होता है। तो 5 KB और 5 में से अगर आप माइनस कर दें 1.5 KB तो जो बचा हुआ बैंड है वो ये आ जाएगा, और रफली अराउंड 3.5 KB के लगभग आएगा। तो यहाँ पे हम HindIII प्लस PST1 से अगर क्लीवेज कर रहे हैं तो हमारे 2 बैंड्स आने चाहिए। अगेन यहाँ पे 2 बैंड्स आने चाहिए, जिसमें से एक होना चाहिए 1.5 KB का प्लस दूसरा होना चाहिए 3.5 KB का। तो 1.5 एंड 3.5 लेट अस सी तक तो हम लोग पहुंच गए थे, तो बस सी में हमें दूसरा चेक करना है कि 1.5 और 3.5 का आ रहा है कि नहीं है। तो 1.5 देखिए ये है, तो बात तो सही बैठ रही है, 1.5 तो हमें आ रहा है, देखते हैं 3.5 आ रहा है कि नहीं। यस, तो अगर हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करें तो ये रफली 3.5 के करीब आएगा। यस, तो ये 3.5 के करीब है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है वो सी ऑप्शन हो जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि यही सी ऑप्शन जो है वो सबसे मुनासिब ऑप्शन है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है अ प्रोटीन D इज़ इनकोडेड बाय अ जीन विच इज़ 5 KB लॉन्ग एंड हैज़ 3 HindIII रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स। तो एक प्रोटीन है और वो जीन वो प्रोटीन D है, वो जीन से कोड हो रहा है और उसका जीन का साइज़ 5 KB है और उसके अंदर 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, HindIII की रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ 0.5 KB फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। पहली जो HindIII की रेस्ट्रिक्शन साइट है वो 0.5 KB है from the transcription start site. The second one is 2.5 KB from the first site and the third one is 0.5 KB internal to the stop codon. ठीक है। The second site is polymorphic. अच्छा, polymorphic होगी यानी कि वो चेंज हो सकती है और उसमें म्यूटेशन हो सकता है। In order to find out whether fetal cells contain the normal or mutated gene, total genomic DNA फ्रॉम फीटल सेल्स वॉज आइसोलेटेड। अब जीनोमिक DNA आपको आइसोलेट करना है, डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्टेड विद HindIII, सेपरेटेड इन एन एगरोस जेल, ट्रांसफर्ड टू मेम्ब्रेन एंड डिटेक्टेड बाय प्रोब अगेंस्ट द रीजन बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। तो सेकेंड और थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट के बीच का जो हिस्सा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्रोब डिज़ाइन किया है, बनाया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। तो अभी आपको हो सकता है क्वेश्चन उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया हो, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका डायग्राम बनाते हैं तो आपको बेहतर ढंग से इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आएगा। सबसे पहले देखें कि एक प्रोटीन है जो कि जीन से इनकोड हो रहा है और 5 KB लॉन्ग है ये जीन, ठीक है। और इस 5 KB लॉन्ग जीन पे 3 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। तो सबसे पहले ऐसे इस तरीके का एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जीन का लेंथ, और याद रखिएगा इस जीन की पूरी लेंथ कितनी है, 5 KB है।
5 kb पूरी लेंथ है। अब यहाँ पे जो हमसे कहा जा रहा है फर्स्ट साइट जो है ये मेरी मान लीजिए कि फर्स्ट साइट है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट है, और फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट दी हुई है 0.5 kb फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो अगर हम लोग इसको स्टार्ट साइट मान लें तो ये स्टार्ट साइट है अगर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई, दिस डिस्टेंस इज 0.5 kb, 0.5 kb हो गया, 0.5 kb। अच्छा, 0.5 kb फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, द सेकेंड वन इज़ 2.5 kb फ्रॉम द फर्स्ट साइट। अब फर्स्ट साइट से 2.5 kb दूर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये आपकी सेकेंड साइट हो गई। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई, दिस डिस्टेंस इज 2.5 kb। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया 2.5 kb। अब नेक्स्ट आते हैं, जो थर्ड साइट है वो आपके स्टॉप कोडॉन के अंदर पाई जा रही है। लिखा है कि स्टॉप कोडॉन के अंदर पाई जा रही है, थर्ड साइट जो है वो स्टॉप कोडॉन के अंदर पाई जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहीं मैं मार्क कर देता हूँ इसको, थर्ड साइट को, थर्ड साइट को। ऑब्वियसली अब स्टॉप कोडॉन के अंदर पाई जा रही है द थर्ड साइड, द थर्ड इज 0.5 kb इंटरनल टू द स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के अंदर पाई जा रही है। ऑब्वियसली स्टॉप कोडॉन यहाँ पे कहीं होगा, ये स्टॉप कोडॉन है। तो ये जो दूरी है यहाँ पे दे रखी है, ये दूरी दी हुई है आपको 0.5 kb, 0.5 kb। ठीक है, तो इतनी कहानी हो गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटरनल टू स्टॉप, द सेकेंड साइट इज पॉलीमॉर्फिक। ये वाली जो सेकेंड साइट है ये चेंजेबल है या म्यूटेटेबल है। द सेकेंड साइट इज पॉलीमॉर्फिक। In order to find out whether the fetal cell contained normal or mutated gene, the total genomic DNA of fetal cell was isolated, completely digested with HIN3, separated in an agarose gel and transferred to membrane region between second and third restriction site के अगेंस्ट प्रोब बनाया गया है। तो इस रीजन का प्रोब बनाया गया है यहाँ पे, ये रीजन जो है इसके अगेंस्ट एक प्रोब बनाया गया है। सेकेंड एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट के बीच का जो एरिया है उसके अगेंस्ट एक प्रोब बनाया गया है टू डिटरमाइन कि कौन सा म्यूटेटेड है और कौन सा नॉर्मल है, ये बात पता करने के लिए, जैसा कि मैंने पढ़ के बताया आपको क्वेश्चन में भी। अब ऑब्वियसली अगर हम लोग टोटल इसका करने की कोशिश करें तो टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 kb है और इसमें छोटा छोटा डिस्टेंस करके निकाला गया है। तो ये जो है वो 0.5 हो गया, ये जो है वो 2.5 हो गया, तो 2.5 प्लस 0.5 यानी कि 3 kb हो गया। अब 3 प्लस ये वाला देखें 0.5 तो 3.5 हो गया। तो बचा हुआ ये डिस्टेंस कितना है, अगर कोई पूछे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 1.5 kb का डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो प्रोब बन रहा है वो लगभग 1.5 kb के अराउंड बन रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड पैटर्न विल बी ऑब्टेन्ड इफ द फीटल बैंड इज हीट्रोजाइगस। अगर फीटल बैंड मान लीजिए हीट्रोजाइगस है। अब हीट्रोजाइगस का मतलब ये हो गया, अगर हम कह रहे हैं फीटल बैंड हीट्रोजाइगस है, हीट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे दो बातें हो गई। पहला जो स्ट्रैंड होगा, वन स्ट्रैंड जो होगा वो होगा बिल्कुल नॉर्मल की तरीके से, वन स्ट्रैंड जो होगा वो होगा बिल्कुल नॉर्मल की तरीके से। अब अगर नॉर्मल की तरीके से होगा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका जो पहला बैंड होना चाहिए इसका साइज़ तो 1.5 kb ही होना चाहिए। ठीक है, 1.5 kb ही होना चाहिए। और जो सेकंड साइड जो बोली जा रही थी वो पॉलीमॉर्फिक बोली जा रही थी। अब यानी पहले जब हम फर्स्ट एक स्ट्रैंड को कंसिडर कर रहे हैं या एक जब हीट्रोजाइगस है तो ऑब्वियसली कहने का मतलब है कि एक स्ट्रैंड उसका नॉर्मल होगा और एक स्ट्रैंड उसमें म्यूटेशन होगा। तो पहले स्ट्रैंड जिसमें नॉर्मल है उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट नंबर 2 बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। बिल्कुल ठीक से काम कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि रेस्ट्रिक्शन साइट 2 पे HIN3 कट करेगा। अगर HIN3 कट कर रहा है तो ऑब्वियसली जो प्रोब होगा वो काम करेगा और 1.5 kb के ऊपर जा करके बाइंड कर जाएगा। दूसरा एक जो सेकेंड जो स्ट्रैंड हम कह रहे हैं ये म्यूटेटेड है। अगर ये म्यूटेटेड है भाई तो सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पे सेकेंड वाला जो साइट है, क्योंकि सेकेंड साइट पॉलीमॉर्फिक था, वहाँ पे म्यूटेशन हो गया। अगर म्यूटेशन हो गया तो HIN3 उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। अगर HIN3 रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली जो प्रोब होगा वो किस पे बाइंड करेगा। अब सोचिए कि ये अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये जो सेकेंड साइट है वो कट नहीं हो रही, यहाँ पर कटिंग ही नहीं हो रही।
अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो ये जो प्रोब जो बाइंड करेगा वो कितने रीजन को डिटरमाइन कर रहा है, तो 2.5 ये हो गया और ये हो गया 1.5। तो यानी कि ये पहले रीजन के बाद सीधे तीसरा कट रहा है, दूसरे पे कटिंग ही नहीं हो रही, तो फर्स्ट के बाद सीधे थर्ड कट हो रहा है। तो ऑब्वियसली 2.5 प्लस 1.5 यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, जो बैंड मिलेगा वो 2.5 प्लस 1.5 का मिलेगा, और दिस विल बी रफली अराउंड आपका 4 kb का हो गया, 4 kb का हो गया। दैट मीन्स हमें दो बैंड्स मिल सकते हैं। हेटेरोजाइगस के केस में दो बैंड मिलेंगे, एक बैंड होगा 1.5 और एक बैंड होगा 4 kb का। तो देखते हैं यहाँ पे दो बैंड कहाँ पे मिल रहे हैं। दो बैंड के केस में हमें केवल एक यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, और ये वाला हमें सही मालूम हो रहा है क्योंकि 4 kb और 1.5 kb दोनों ही ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे जेनेटिक्स की भी बातें की गई हैं, पॉलीमॉर्फिक का मतलब आना चाहिए, म्यूटेशन का मतलब समझ में आना चाहिए, अदरवाइज़ काम बनेगा नहीं। तो इसीलिए मेरा मकसद यही है कि आपको मैं सारी चीज़ें साथ साथ में पॉलीमॉर्फिक, म्यूटेशन, ये सब चीज़ें समझाता चलूँ। तो उम्मीद है कि आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम पहले से दिया हुआ है, हमें बनाना नहीं है ज़्यादा कुछ। तो देखिए, द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट्स 2 kb insert successfully introduced between BAM-H1 site of a 3.8 kb vector। दैट मीन्स यहाँ पे जो वेक्टर का साइज़ दिया हुआ है, दो BAM-H1 की साइट्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप ये देखें, अगर ये BAM-H1 की एक साइट यहाँ पे है, दूसरी साइट BAM-H1 की यहाँ पे है, ठीक है, तो दो BAM-H1 की साइट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुल मिलाकर के क्या कहा जा रहा है, दोबारा से देखते हैं। द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ 2 kb इंसर्ट। तो इंसर्ट साइज़ यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो साइज़ दिया हुआ है वो 2 kb दिया हुआ है। सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस बिटवीन 2 BAM-H1 साइट्स ऑफ अ 3.8 kb वेक्टर। तो वेक्टर का जो साइज़ दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 3.8 kb का जो वेक्टर है वो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की भी बात आपको समझ में आई होगी। is in desired orientation, the hint3 site on the insert and echo r1 site on the vector is also indicated। अच्छा, तो एक बात और देखें कि ये जो आपका वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसको देखें तो ये है मेरा जो इंसर्ट आपने किया हुआ है वो है 2 kb का इंसर्ट का साइज़ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट में भी एक हिंट 3 का एक रीजन है या हिंट 3 की एक साइट है। तो हिंट 3 साइट ऑन द इंसर्ट एंड इको r1 साइट ऑन द वेक्टर। वेक्टर पे एक इको r1 साइट भी है, ये भी दिखाया गया है। ठीक है, इफ़ द इंसर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑपोजिट ओरिएंटेशन, अगर आप इंसर्ट को ऑपोजिट उल्टा ओरिएंटेशन में इंट्रोड्यूस करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत होगा, इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें इंसर्ट जो करवाना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप BAM-H1 से कट कर रहे होंगे और तभी आप इंसर्ट कर रहे हैं, और इंसर्ट को बस रिवर्स कर देना है, पोलैरिटी उसकी रिवर्स कर देनी है, बस इतना करना है। तो जल्दी से सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, चलिए, अब अभी सर्कल में आप देखें तो ये तो इको r1 साइट है, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इको r1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी पहली BAM-H1 की साइट थी, BAM-H1 की साइट है। अब BAM-H1 की साइट के बाद हमने इसका जो पोलैरिटी है वो रिवर्स कर दी थी। रिवर्स करने की पोलैरिटी में इसका मतलब हो गया कि ये मेरा पहला वाला जो रीजन है वो हो गया 1.2 kb का, 1.2 kb का, और उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो मेरा हो गया 0.8 kb का, 0.8 kb का। और अगेन ये 1.2 और जो 0.8 है इसके बीच में ये हिंट 3 मौजूद है, ये हिंट 3 की साइट है, और ये हो गई आपकी BAM-H1 की साइट, BAM-H1 की साइट। और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग हमें सेम नज़र आ रही हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा 2.8 kb की लेंथ, दिस इज़ 2.8 kb। ठीक है, चलिए, बस इतना ही करना है। अब देखिए कि सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है भाई कि ये डिस्टेंस भी मैंने मार्क करनी पड़ेगी 0.9 kb की। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले ऑप्शन में, द डाइजेशन विद इको r1 विल लीनियराइज द 5.8 kb प्लाज्मिड। अगर आप इको r1 से डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इको r1 से डाइजेस्ट किया, अब इको r1 का एक ही तो
जो साइट है वो एक ही साइट है। जैसे ही आप इसको कट करेंगे इको R1 से तो ये पूरा का पूरा लीनियराइज हो जाएगा। तो आप अगर देखें तो 2.8 प्लस 0.9 प्लस 1 अगर 2.8 प्लस 1.2 करेंगी तो आप कितना हो जाएगा 3 4 तो यही हो जाएगा, और 4.8 ये हो गया, और 4.8 प्लस 0.9 KB अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 5.8 KB का टोटल मिलाकर के इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये बात तो सही लग रही है। हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में बताइए। तो पहला तो सही लग रहा है, डाइजेशन विद BAM H1 विल यील्ड 3.8 एंड 2.0 KB फ्रैगमेंट। BAM H1 से अगर आप कट करेंगे तो अगर देखिए BAM H1 से कट करेंगे तो BAM H1 एक इधर काटेगा और BAM H1 एक इधर काटेगा। तो इधर कट करेगा तो एक फ्रैगमेंट बन जाएगा ये 0.8 वाला, दैट मीन्स ये वाला 0.8 और ये 1.2, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो मिला करके हो गया 2 KB का एक फ्रैगमेंट बन गया, और बाकी 3.8 KB का दूसरा फ्रैगमेंट बन गया। बचा हुआ जो है 5.8 टोटल है, तो 2 KB का एक हो गया और 3.8 KB का एक हो गया। तो ये भी मालूम हो रहा है सेकेंड वाला भी सही है। थर्ड वाला देखें तो मैं इसको एक बार हटाता हूँ। यस, डबल डाइजेशन विद इको R1 एंड हिंट 3। अगर आप डबल डाइजेशन कर रहे हैं इको R1 से यहाँ पे कट और हिंट 3 से यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, विल प्रोड्यूस 1.7 KB एंड 4.1 KB। तो देखते हैं क्या 1.7 KB प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप 1.2 प्लस 0.9, यहाँ पर भी दो ही तो हैं, 1.2 इधर है और 0.9 इधर है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कहीं से भी हमें 3.8 तो नहीं लग रहा है, और ना ही ये आपका कहीं पर भी ये 4.1 तो नहीं लग रहा है, और 1.7 भी नहीं होगा। ये कितने के बराबर आएगा, ये आपका आएगा 2.1 KB के बराबर। तो 2.1 तो यहाँ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एक फ्रैगमेंट जो यहाँ पे 2.1 का मिलना चाहिए वो दिखा नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और बाकी जो है 5.8 में से 2.1 हटा दीजिए तो भी ये वाला 4.1 KB हमें नहीं मिलेगा। तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। फोर्थ वाला भी एक बार देख लीजिए, तो फोर्थ वाले में हमारा 2.1 दिया हुआ है, 3.7 दिया हुआ है, तो यही तो हमें मिलना चाहिए। भाई आप 5.8 में से 2.1 घटा दीजिए, 3.7 आ जाएगा, तो ये हमें मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये ऑप्शन भी या ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में अच्छे से आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा बढ़ें। ये भी एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और इसमें भी आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से RDT के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अ रिसर्चर अटेम्प्टेड टू क्लोन अ 630 बेस पेयर कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो कोडिंग सीक्वेंस जो है वो 630 बेस पेयर का है। कोडिंग सीक्वेंस इज इक्वल्स टू 630 बेस पेयर। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ जीन डाउनस्ट्रीम टू अ बैक्टीरियल प्रमोटर। अब ये अच्छा यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है। प्रमोटर का जो साइज़ है वो 500 बेस पेयर दिया हुआ है, 500 बेस पेयर इन लेंथ, और ये 630 जो जीन का जो साइज़ दिया हुआ है, जो हमने इंसर्ट किया हुआ है उसका साइज़ दिया हुआ है 630 बेस पेयर कोडिंग सीक्वेंस वो जीन डाउनस्ट्रीम ऑफ बैक्टीरियल प्रमोटर फॉर ओवर एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ इनकोडेड प्रोटीन। द जीन सीक्वेंस वॉज आइसोलेटेड एज अ SMA फ्रैगमेंट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए आप एक SMA फ्रैगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एंड SMA फ्रैगमेंट कट कैसे करता है, यहाँ पे C C C G G G इस तरीके से, और C और G के बीच में कट करता है, ये दिया हुआ है, एंड क्लोन्ड एट अ SMA वन साइट लोकेटेड डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। द जीन सीक्वेंस कंटेन्ड अ सिंगल साइट ऑफ इको R1 लोकेटेड 30 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम। तो इको R1 जो है वो 30 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम कट करता है। तो अगर हम लोग सोचें कि यहाँ पे कहीं कहीं इतना जो इस जगह पे कहीं कट कर रहा होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 बेस पेयर, इसको अगर हम लोग कहें कंसिडर करें 30 बेस पेयर। तो इको R1 का जो साइट है वो जीन सीक्वेंस के अंदर में ही है। कुछ इस तरीके से अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये जीन का सीक्वेंस है, टोटल मिलाकर के जीन का सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है 630 बेस पेयर, और इसके अलावा जो कटिंग हो रही है यहाँ पे इको R1 की साइट है, और ये जो है ये दिया हुआ है हमारा 30 बेस पेयर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट 30 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडॉन, अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लाज्मिड अलॉन्ग विद लोकेशंस ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइट ऑफ द वेक्टर इज गिवन बिलो। अब द रिसर्चर स्क्रीन द ऑब्टेन्ड कॉलोनीज बाय अ डबल डाइजेशन यूजिंग हिंट 3 एंड इको R1।
अब हिंट 3 और इको R1 से कट कर रहा है। हिंट 3 की साइड देखिए यहाँ पे है प्रमोटर के पास, ऑब्वियसली प्रमोटर के पास है। और प्रमोटर का जो डिस्टेंस था वो 500 kb था। तो अगर आप हिंट 3 और इको R1 से कट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे? तो अगर आप हिंट 3 से कट करोगे और इको R1 से कट करोगे तो इको R1 जो था ये 30 बेस पेयर और भी लिए हुए, यानी कि 30 बेस पेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट का लिए हुए, इससे पीछे 500 बेस पेयर प्रमोटर का है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यस, तो कुल मिलाकर के 500 बेस पेयर आपका प्रमोटर और ये 30 बेस पेयर यहाँ पे, 30 बेस पेयर यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे कहीं प्रमोटर साइड भी होगी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 30 बेस पेयर तो ये है, यहाँ पे कट किया, इसके पीछे यहाँ पे कहीं प्रमोटर की साइड भी है। तो ये प्रमोटर की साइड यहाँ पे कहीं, हिंट 3 की साइड यहाँ पे, प्रमोटर यहाँ पे कहीं है। इतना डिस्टेंस जो है 500 बेस पेयर का है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ये 500 बेस पेयर का दिया हुआ है। या अगर हम लोग दोबारा इसको बना लें आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है, तो ये हमारी ये जो 630 बेस पेयर का पूरा DNA है, जीन है पूरा। और यहाँ पे कटिंग हो रही है आपकी इको R1 की साइड पे, और ये है आपका 30 बेस पेयर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये प्रमोटर रीजन है, ये प्रमोटर है, प्रमोटर पे यहाँ पे कटिंग जो है ये आपकी ये हिंट 3 की साइड है, हिंट 3 की साइड। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है अगर हिंट 3 और इको R1 से कट करेंगे तो ये पूरा हिस्सा कट जाएगा। हिंट 3 और इको R1 से कट करिए, हिस्सा पूरा कट जाएगा। तो 530 बेस पेयर हमें फ्रैगमेंट मिलना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो बचा हुआ क्या होगा, जीन का बचा हुआ पोर्शन, तो 630 में से 30 तो निकल गया, क्योंकि 630 में से ये 30 तो पहले वाले फ्रैगमेंट में निकल गया। तो बचा हुआ कितना हो गया, +600 बेस पेयर। और इसके अलावा वेक्टर का जो बाकी जो बॉडी है ये भी तो वेक्टर का ही हिस्सा है, तो प्लस वेक्टर का बाकी बॉडी निकलना चाहिए, वेक्टर बैकबोन। तो यही पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, 530 बेस पेयर, अप्रॉक्सीमेटली 600 बेस पेयर, क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट होगा, और ये वेक्टर बैकबोन। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो लेक्चर था इसमें आपको RDT के क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ज़रूर हमें बताइएगा कि अब आगे के वीडियोज़ आप न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक के ऊपर लेना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।